हेलो बच्चों, दिस इज आजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फाइन। अपनी पिछली वीडियो में हम लोग सेल पोटेंशियल तक पढ़ चुके हैं, पर सेल पोटेंशियल में हमने लास्ट तक जो चीज पढ़ी थी वो थी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। फाइन, यानी कि ई नॉट ऑफ सेल। फाइन, उसको सॉल्व करने का हमने फॉर्मूला निकाला था एंड देन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा था। पर यार एक बात बिल्कुल हमने शुरू में पढ़ी थी। फाइन, वो शुरू में बात क्या थी कि यार जो सेल पोटेंशियल है वो तो कंसंट्रेशन के बदलने से बदल जाता है। लेट मी रिकॉल यू, एक बात हमने पढ़ी थी कि लाइक सेल पोटेंशियल जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, टेम्परेचर वगैरह कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। याद है जब हमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जब शुरू ही किया था टॉपिक, तब हमने ये डिपेंडेंसी की बात करी थी कि इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मेटल है, कौन सा सोल्यूशन है, कितना लिया गया है वो सोल्यूशन, क्या प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस है, इन सब बातों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो इसका मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के अलावा सेल पोटेंशियल भी आएगा। तो अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वन मोलैरिटी सॉल्यूशंस के लिए ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकाला जाता है वो पढ़ा था। आज के हमारे लेक्चर में हम लोग, अगर हमारे पास मोलैरिटी स्टैंडर्ड नहीं है, अगर टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्या करेंगे। फाइन, तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो नॉन स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए है। क्लियर? एंड द टॉपिक नेम इज नर्स्ट इक्वेशन। फाइन, थोड़ा अजीब नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज नर्स्ट इक्वेशन, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन, बेसिकली फॉर द नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। फाइन, यानी कि फॉर नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। क्लियर? तो ये तो सिर्फ हमने समझना था, चाहे साइड पे लिख के रख लो कि सेल पोटेंशियल इन सब बातों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसलिए हमने नॉन स्टैंडर्ड का फॉर्मूला बनाया। फाइन, चाहे तो सीधा फॉर्मूला याद कर लो, पर यार डिराइव भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्लियर? तो बेसिकली नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ये हम सॉल्व करके लाएंगे फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। फाइन, अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर नहीं है, पहले तो मैं ये फॉर्मूले क्लियर कर देता हूं कि इसके अंदर क्या कुछ है। फाइन, दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी, दिस इज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड यहां पे भी उसी बात को डिनोट कर रहा है जो हम यहां पे बात करते होते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में है। क्लियर? R is universal gas constant, T is the temperature, Ln is logarithmic function and then is Q यानी कि रिएक्शन कोएफिशिएंट। फाइन, जिसको बेसिकली इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहा जाता है। Q is basically प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर? Q क्या था? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आपने Kp Kc वगैरह के क्वेश्चन किए होंगे। फाइन, इक्विलिब्रियम में Q क्या बन जाता है? Kp या Kc बन जाता है। क्लियर? Q इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि कंसंट्रेशन एट एनी स्टेज, जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम हो, कंसंट्रेशन एट एनी स्टेज। Q है इक्विलिब्रियम, सॉरी, रिएक्शन कोएफिशिएंट एट एनी कंसंट्रेशन। एंड जब यही कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होती है ना, तब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है K, जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स में, क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 और 7 के बीच में कनेक्टिविटी बना के पढ़ते होते हम ये वाला टॉपिक। क्लियर? तो वहां से लिया गया है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, दैट इज दिस इज NFE ऑफ सेल। फाइन, या E ले लो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि वो सिर्फ सेल के लिए हो, इलेक्ट्रोड के लिए हो सकता है। दिस इज NFE। जब ये स्टैंडर्ड नहीं है तो ये भी E स्टैंडर्ड
नहीं है। क्लियर? अगर मैं डेल्टा जी नॉट को लिखूं तो ये आ जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट। आई थिंक वी आर वेरी मच अवेयर एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट एंड ई क्या है, यहां ई है सेल पोटेंशियल एंड यहां ई नॉट है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्लस आर टी एल एन क्यू। फाइन। अगर मैं माइनस एन एफ सबके नीचे ले जाऊं ये बन जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। देख लीजिए क्या किया मैंने, बेसिकली आई हैव टेकन माइनस एन एफ सबके नीचे ले गया हूं मैं। क्लियर? माइनस ऑफ एन एफ, मैं इसको इन सर्कल हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ये इक्वेशन थी, मैंने इसमें से माइनस एन एफ जो है वो सबके नीचे ले गया हूं। यहां पे मेरे पास बन के आ गया है E is equal to E naught minus RT upon NF ln of Q बन के आ गया है। क्लियर? अगर हम नेचुरल लॉग को हटा के log टू द बेस 10 बना लें, नेचुरल लॉग को हटा के log टू द बेस 10 बना लें तो ये बन जाएगा E is equal to E naught minus 2.303 RT upon NF log of Q। अगर नेचुरल लॉग को हटा के हम लॉग टू द बेस 10 बनाना चाहते हैं तो 2.303 एक्स्ट्रा आ जाता है, कोई दिक्कत। क्लियर? तो ये फॉर्मूला बन के आ गया है जिसमें इसकी डिपेंडेंसी टेम्परेचर के ऊपर भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के ऊपर है क्योंकि वही तो सोल्यूशन डिपेक्ट करेगा, एंड उसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि क्यू के अंदर क्या आएगा, कंसंट्रेशन ही आएगा। अगर मैं क्यू को 2 भी पुट कर लूं तो ये क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कोई भी दिक्कत। क्लियर? अगर कोई चीज नहीं क्लियर है तो मैं लिख देता हूं, ये बेसिकली है सेल पोटेंशियल, ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्लियर? 2.303 क्लियर है, R क्लियर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्लियर है टेम्परेचर, N क्लियर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन दैट रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या जा रहे हैं, F इज फैराडे कांस्टेंट, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के कितने कंसंट्रेशन है अपॉन रिएक्टेंट के कितने कंसंट्रेशन है, कोई दिक्कत। क्लियर? इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। फाइन। अगर मैं 2.303 R की 8.314, अगर मैं R की 8.314, टेम्परेचर की 298, फैराडे की 96500, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज तो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, एंड प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये कितनी कंसंट्रेशन दी है, ये भी दी ही होगी। क्लियर? तो बाकी जो वैल्यूज कांस्टेंट है मैं उनको पुट कर देता हूं, तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल हैव इज E is equal to E naught minus 0.059 upon n log of product upon this will be the final thing। इसके बाद ये लिखना है, पुट करने के बाद जो मेरे पास निकल के आ जाएगी वैल्यू वो बेसिकली क्या आ जाएगी, E is equal to E naught minus 0.059 upon n, यानी कि ये सारी वैल्यूज पुट कर दी है, R पुट कर दिया है, T पुट कर दिया है, F पुट कर दिया है, मेरे पास आ गया है 0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कोई दिक्कत। दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन, आई एम गोना यूज इट इन वेरियस इक्वेशंस। पर एक बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है भैया, ये नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के लिए है। किसके लिए है? नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के लिए है। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस में दिया हुआ है, तो क्या करना है, क्या करना है, तब E नॉट ऑफ सेल निकालना है। ये E तब निकालना है जब चीजें नॉन स्टैंडर्ड है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो एक एक करके हम अप्लाई करके देखेंगे कि कहां कहां हम नर्स्ट इक्वेशन को लगा सकते हैं। फाइन। तो लेट्स हैव, मतलब हम इसे एप्लीकेशंस कह सकते हैं क्योंकि कहां कहां नर्स अप्लाई हो रहा है, डेफिनेटली इसकी क्या हुई, एप्लीकेशंस हुई। सो लेट्स हैव द एप्लीकेशन ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन।
मैं दोनों के दोनों फॉर्मूले लिख के रख लेता हूं, ठीक है ना। दो फॉर्मूले मेरे पास जो आ रहे हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं। एक तो जिसमें हमने वैल्यूज पुट नहीं की थी, दैट इज E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। मैं इसे 2.303 भी ले लेता हूं यहाँ पे, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। एंड दूसरा जो मेरे पास आया है वो है 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। देखो वैसे तो यही वाला ज्यादा यूज होना है, वैसे तो यही वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होना है। एंड इस बात का रीजन ये है कि हमें ज्यादातर टेम्परेचर वगैरह में वेरिएशन ना देखे, कंसंट्रेशन और एन में ही चेंज आएगा, क्लियर। और किसी चीज में ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है, फाइन। बट स्टिल हमें वो फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सपोज क्वेश्चन में टेम्परेचर भी बदल दिया, मतलब आपके पूरा घोर पीछे पड़ गए हैं, वो टेम्परेचर भी बदल दिया उन्होंने, तो भैया फिर आपको वो लगाना ही पड़ेगा, क्लियर। फिर नीचे वाला सिस्टम नहीं लग सकता अगर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर भी बदल दिया, क्लियर। तो पहली एप्लीकेशन जो है उस पर चलते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालने के काम आता है एट एनी कंसंट्रेशन। क्या समझ के देखिए, सिर्फ और सिर्फ सेल पोटेंशियल नहीं निकालता, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी निकाल देता है अगर कंसंट्रेशन बदली हुई हो तो। इज दैट क्लियर। मतलब सिंपल सा फंडा है, अगर मैं Zn+2 टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड Zn बन रहा है, अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं तो ये क्या लिखा जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट, यानी कि ये जो E है वो अब किसका है, Zn+2 से Zn, और E नॉट किसका है, Zn+2 से Zn। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यू थी वो बेसिकली किसकी होती है, E नॉट की होती है। ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकाल के लाते हैं, ये नहीं होगी ना, क्योंकि क्या पता अब इसका कितना कंसंट्रेशन दिया गया है। सपोज एक्स मोलैरिटी दिया हुआ है, सपोज एक्स मोलैरिटी दिया हुआ है, तो भैया यहाँ पे क्या जाएगा, -0.059 अपॉन एन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने हैं यार, देखो Zn एक सॉलिड है, Zn क्या है, एक सॉलिड मेटल है। सॉलिड्स की एक्टिविटी क्या होती है, 1। हम सॉलिड की एक्टिविटी, ये सॉलिड और लिक्विड्स को क्या लेते हैं, फाइन 1 लेते हैं, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन है उन्हीं की कंसंट्रेशन लिखी जाती है। अदरवाइज पानी हो, यानी कि लिक्विड का कहने का मतलब है पानी हो या सॉलिड हो, तब हम क्या लेते हैं, एक्टिविटी 1 लेते हैं, क्लियर। एंड यहाँ पे हमारे पास जो मोलैरिटी आ गई है वो है x, तो मैं इसे पहले इक्वेशन फॉर्म में लिख देता हूं, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, फाइन। तो E ऑफ SRP ऑफ जिंक, E नॉट ऑफ SRP माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन, ये आ गया अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, क्लियर। एक और इक्वेशन के लिए लिख के दिखाता हूं। सपोज हमारे पास 2H प्लस आयंस टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकमिंग हाइड्रोजन। ये नेचर में क्या है, गैसियस है, क्लियर। एंड ये अपना सॉल्यूशन फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आपका फॉर्म में सॉल्यूशन फॉर्म में पड़ा है। अब देखिए इसका कैसे लिखा जाएगा, E ऑफ, ये SRP है या SOP, डेफिनेटली SRP, रिडक्शन हो रहा है ना, H प्लस आयंस विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम हाइड्रोजन, ये SRP है, चाहे मैं यहाँ पे मेंशन ही करूं। H प्लस आयन से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। E नॉट ऑफ H प्लस आयन से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन, माइनस 0.059 अपॉन n, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हैं, 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है, गैसियस। गैसियस प्रोडक्ट में हम एक्टिविटी कैसे लिखते होते हैं, याद करिए, इक्विलिब्रियम, क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम में गैसियस चीज को हम लिखते हैं प्रेशर की फॉर्म में, फाइन, क्योंकि हम गैसेस की कंसंट्रेशन थोड़ी लेते हैं, गैसेस का लेते हैं प्रेशर अपॉन इसकी कंसंट्रेशन H प्लस आयन,
पर एक बात ध्यान दीजिए, H प्लस आयन का स्क्वायर किया है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, H प्लस आयन का स्क्वायर किया है। क्यों? क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाता है इक्विलिब्रियम में। याद करिए, a प्लस bb बिकमिंग cc प्लस dd का कैसी इक्वेशन क्या लिखते हो? c की पावर c, d की पावर d अपॉन a की पावर a, b की पावर b। याद आया? क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्री अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स और उनकी पावर में उनकी स्टोइकियोमेट्री। कोई दिक्कत? तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। यहां से क्या सीखने को मिला? बी इक्वेशन से कुछ तो सीखने को मिला होगा, तभी लिखी है अपन ने। तो बी इक्वेशन से क्या सीखने को मिला? देखिए, वो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस हमने हाइड्रोजन को लिया था, फाइन, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही जीरो है। यानी कि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कोई भी नॉन जीरो वैल्यू बना सकते हैं। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसे जीरो वैल्यू से बदला जा सकता है अगर हम कंडीशंस बदल देते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में था तब जीरो था, यानी कि ये चीज जीरो है, नो डाउट, ई नॉट इज जीरो, इसमें कोई शंका नहीं है। पर अगर हमने ये बदल दिया तो ये बदल जाएगा। इज दैट थिंग क्लियर? एक और इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, फिर मैं इसका पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का न्यूमेरिकल कराऊंगा। पर उससे पहले एक इक्वेशन और देख लीजिए, क्योंकि कुछ तो है और भी अभी इसमें सीखने के लिए। लेट्स हैव इट। एक और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ, Mn+2 से MnO4 माइनस, और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। हमें बेसिकली बोला गया है आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालिए व्हेन मैंगनीज +2 इज कन्वर्टिंग इनटू मैंगनीज +7, इतना बोल दिया। पर एक बात याद रखिए, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल निकालना चाहते हो, जब वो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है, रिएक्शन भैया बैलेंस करनी बहुत जरूरी है। एंड बैलेंसिंग मैंने सिखाया था आपको, फाइन। तो आप वो बैलेंसिंग मेथड यूज कर लीजिए। मैं इसको जरा तेजी से यूज कर लेता हूं बिकॉज आई नो ये क्या होने वाला है। क्लियर? अगर किसी को भी नहीं पता चला, देखो बहुत तेजी से किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 4 ऑक्सीजन 4 पानी 8 हाइड्रोजन 8 H प्लस आए, 2 से 7 में गया 5 इलेक्ट्रॉन, डन, कोई दिक्कत ही नहीं है। बैलेंस करना इज नॉट अ टफ टास्क, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। फाइन, लेट्स हैव इट। अब इसका अगर अपने को ई लिखना है, किसका लिखेंगे? Mn+2 से MnO4 माइनस तक जाने का। तो ये क्या आ जाएगा? ई नॉट ऑफ Mn+2 से MnO4 माइनस। यहां तक तो ठीक है ना, क्योंकि किसी भी कंसंट्रेशन पे पोटेंशियल से स्टैंडर्ड माइनस 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है? 5। मेरे को थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं यहां पे ले आता हूं माइनस ये। 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है? 5 लॉग। अब देखिए क्या कुछ लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा पहले तो प्रोडक्ट में MnO4 की कंसंट्रेशन, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, और क्या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की पावर 8। इज दैट थिंग क्लियर? अपॉन इसकी कंसंट्रेशन Mn+2, पावर है नहीं है, पानी तो नहीं लिखा जाता, पानी की एक्टिविटी हम नहीं लेते हैं। क्लियर? तो कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास बन के आ गई है इक्वेशन। मैं यहां से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये जो Mn+2 से MnO4 माइनस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पड़ी हुई वैल्यू है, ये बदल जाएगी अगर आप क्या बदल दोगे? वो जो मैंने कंडीशंस लिखी थी, क्या चीज? कंसंट्रेशन, यानी कि कॉम्पोजिशन या टेम्परेचर। अगर आप ये सब चीजें बदलोगे तो भैया वैल्यू बदलेगी, इस बात का ध्यान रखना है। फाइन, इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के ऊपर। क्लियर? लेट्स हैव इट। So next we have this a very gentle question to explain इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू बदलता है या नहीं कंसंट्रेशन बदलने से।
क्लियर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमने ये चीज उठाई है कि ई नॉट ऑफ डाइक्रोमेट आयन से क्रोमियम आयन 1.33 वोल्ट है। क्लियर। सो क्वेश्चन इज विल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, यानी कि ये फाइन whether it is SRP or SOP, actually में this is SRP given here, fine. So क्या ये बदलेगा अगर ये कंसंट्रेशंस कुछ ऐसे हैं? क्लियर। लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट। Cr2O7 -2 is becoming chromium plus 3. क्लियर। सो सबसे पहले रिडॉक्स बैलेंसिंग आना जरूरी है यार। अगर आपको रिडॉक्स बैलेंसिंग नहीं आता है ना तो यार मेरे को जरूर बताना, फाइन। नहीं तो अपनी लिंक पे जाओ यार +1 के चैप्टर्स में और वहां जाके बैलेंसिंग जरूर पढ़ के आओ। क्लियर। मैंने उस दिन वैसे सिखा भी दिया था, आप इसे सबसे पहले तो बैलेंस करिए। ये बेसिकली रिडॉक्स बैलेंसिंग आनी बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। क्लियर। एंड हियर वी हैव दिस द फाइनल आंसर। क्लियर। तो ये बैलेंस हो गया है। बैलेंस करना इतना मुश्किल काम नहीं है। चलिए अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। अपने को जो भी E निकालना है Cr2O7 -2 से लेके Cr+3 का, ये एक्चुअली में E नॉट ऑफ Cr2O7 -2 से लेके Cr+3 -0.059 अपॉन n फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधा अप्लाई कर रहा हूं, अपॉन n 6 आ गया। लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या क्या है देखिए, क्रोमियम +3 का स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट नहीं है ये, स्क्वायर ब्रैकेट है। क्लियर। क्रोमियम +3 का स्क्वायर आ गया, पानी लिखेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा H+ आयन की पावर 14 एंड ये आ जाएगा Cr2O7 -2। इसकी कोई पावर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अवेलेबल नहीं, मतलब 1 है। क्लियर। तो यार पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। कितना आसान है, दिस इज 1.33 -0.0। देखो कैलकुलेशन में आसान बनाने के लिए ना इसको 0.06 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 6 कट जाएगा ज्यादा आसानी से। एंड लॉग व्हाट इज दिस, क्रोमियम 10⁻² का स्क्वायर, ये क्या है 10⁻1 की पावर 14, ये क्या है 10⁻1। क्या हो गया ये, दिस इज 10⁻⁴ -14 -15 -4, ये आ गया है टोटल कर आके 1.33 -0.06 अपॉन 6 log 10⁻11 आ गया, इफ आई एम करेक्ट। बिल्कुल ये -4 है, ये माइनस के 15 है, ऊपर जाके प्लस के 11 बच जाएंगे। ये क्या होता है, बच गए। फिर एक और बात, लास्ट इक्वेशन आने के लिए लॉग आना बहुत जरूरी है, और अगर आपको लॉग नहीं निकालना आता तो यार अपन ने मास्टर मेथड किया हुआ है लॉग निकालने का एक, फाइन। वीडियोस में जाइए, वहां लिखिए कैलकुलेशन ऑफ लॉग विद इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का लॉग निकाला जा सकता है, ये तो वैसे ही बहुत आसान है। इसमें तो क्या 10 की पावर वाले तो वैसे ही सीधा होते हैं, जो 11 है वो आगे आ जाएगा। क्लियर। सो दिस विल बी लाइक 1.33 माइनस 0.01, ये कट गया है, इनटू ये 11 है, ये तो सीधा ही है, इसको सॉल्व करके 11 आ जाएगा। 10 की पावर वाले तो वैसे ही आसान होते हैं, पर मैंने तो वैसे भी किसी भी रैंडम नंबर का लॉग निकालना सिखाया हुआ है। अगर आपको दिक्कत है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके पता करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.33 minus 0.11 and this comes out to be 1.22 volt. Are you getting it? एक बात समझिए, ये रिड्यूस हुआ भैया, ये इसमें जब रिड्यूस हुआ ना तो पहले ये जो रिडक्शन दिखा रहा था ना 1.33 का दिखा रहा था। सपोज इसका किसी के साथ कंपैरिजन करना है, सपोज इसका किसी 1.25 के साथ कंपैरिजन करना है। क्लियर। तो पहले तो ये तगड़ा था, अपने आप को ज्यादा जल्दी रिड्यूस करा सकता था, पर अगर इसकी ये वैल्यूज बदल रही हैं, अब इसकी वैल्यू 1.22 है, जो कि 1.25 से क्या है कम, इसका मतलब अब ये उससे कम तगड़ा है, अब ये उससे कम इजीली रिड्यूस होगा। पहले ये उससे तेज रिड्यूस हो रहा था क्योंकि इसकी वैल्यू 1.33 थी। कंसंट्रेशन हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बदल देता है। इज दैट थिंग क्लियर। अब यार ये सोच के देखो
कि अगर हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बदल देता है, एक साइड होने वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, एनोड साइड या कैथोड साइड होने वाला एक काम, अगर वो एक साइड होने वाले काम को बदल देता है तो दूसरी साइड को भी बदल देता होगा। अगर यार वो एनोड पे होने वाले ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे होने वाले रिडक्शन दोनों को बदल देता है तो अल्टीमेटली वो पूरे का पूरा सेल पोटेंशियल का वैल्यू भी बदल देता है। सो दिस इज अवर सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द नर्स। सो एप्लीकेशन में सेकंड लिखेंगे, आपके पास हेडिंग बना हुआ है एप्लीकेशन, उसमें सेकंड लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल। कौन सा सेल पोटेंशियल, डेफिनेटली नॉन स्टैंडर्ड वाला। क्लियर, कोई दिक्कत? तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है यार कि मैं इसको अगर आसान भाषा में समझाऊं, फाइन, यू आर वेरी वेल नोन विद दिस इक्वेशन। क्लियर, अगर हमें इसके लिए लिखना हो तो E ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, लॉग C की पावर C D की पावर D। ध्यान रखिए स्टोइकियोमेट्री ऊपर लिख रहा हूं, A की पावर A एंड B की पावर B। सो सिंपल। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। फाइन, सपोज हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसको हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा घिस लिया है, isn't it? अब यहाँ पे जिंक तो ठहरा सॉलिड बंदा, कॉपर भी ठहरा सॉलिड बंदा। अगर हमें इसका E ऑफ सेल निकालना है, याद है कितना आता था, याद है 1.1 वोल्ट। इसका अगर स्टैंडर्ड निकालते हैं तो कितना आता है 1.1, क्योंकि SRP ऑफ द जिंक इज माइनस 0.76, SRP ऑफ कॉपर इज प्लस 0.34। जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता था 1.1। पर अगर ये नॉन स्टैंडर्ड हुआ, फॉर नॉन स्टैंडर्ड इसका वो E नॉट ऑफ सेल यहां लिखा जाएगा 0.059 अपॉन n। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, फाइन, वी नो दिस, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, 2। तो मैं मेंशन कर सकता हूं, हमें पता है जिंक जिंक +2 में जाता है, कॉपर +2 कॉपर, किसी भी एक को देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं यार, जितने ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे डेफिनेटली उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में वो ले रहा होगा, इसमें तो कोई दुविधा है ही नहीं है, isn't it? तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन reactant की concentration। We are not taking the activity of solids because the activity of solids is again 1, I am repeating it। clear? So this is basically E of cell, यानी कि cell potential for a non standard system। यहां स्टैंडर्ड का लिख के -0.059, क्योंकि वैल्यूज पुट करके आया था, सेम चीज है, अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कोई दिक्कत। लेट्स हैव अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन व्हाट is nurst for cell potential। So here we have a question to understand the cell potential। Fine, represent the cell in which the following reaction takes place। सबसे पहले तो यार एक आसान सा क्वेश्चन है, सेल को रिप्रेजेंट करना है, ये जो रिएक्शन हो रही है। फाइन, तो यार सेल रिप्रेजेंट करना तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखेंगे सॉल्ट ब्रिज बना लेते हैं, इस साइड ऑक्सीडेशन लेना है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम सॉलिड से किस में जा रहा है, मैग्नीशियम एक्वस में जा रहा है, कंसंट्रेशन लिखी जाती है साथ में। क्लियर है ना, क्यों अलग अलग फेज है, ये सॉल्यूशन फेज है, ये सॉलिड है, सिंगल वर्टिकल लाइन। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? एंड इस साइड लिखा जाता है रिडक्शन। एंड सेल में कभी भी ये स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखा जाता, तो Ag प्लस 0.001 मोलैरिटी Ag सॉलिड, ये सॉल्यूशन फॉर्म है, ये सॉलिड है, तो सिंगल वर्टिकल लाइन से ये तो हो गया भैया सेल रिप्रेजेंट। फाइन, पहला क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट इट्स ई सेल। इसका हमें ई सेल निकालना है। अगर ई नॉट ऑफ सेल दिया हो, लेट्स हैव इट, बहुत ही ज्यादा आसान है, क्या लगेगा, नर्स लगेगा। ई ऑफ सेल देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ई ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं बिकॉज आई नीड अ लॉट ऑफ स्पेस, -0.059 अपॉन n log ऑफ
प्रोडक्ट में मेरे को लिखना है Mg+2 का कंसंट्रेशन, पावर में कुछ नहीं आएगा, इसका कुछ नहीं लिखना, सॉलिड है, इसका कुछ नहीं लिखना, ये Ag प्लस साइन का और उसकी स्क्वायर। ध्यान रखिए इसका 2 तो अंदर है, ये तो चार्ज है, ये स्क्वायर है। चलिए E ऑफ सेल निकालना है, E नॉट ऑफ सेल 3.17, क्लियर है ना, एंड 0.059 अपॉन n, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, देखो मैग्नीशियम +2 में जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, क्लियर, कोई दिक्कत, तो ये हुए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। एंड लॉग ऑफ मैग्नीशियम +2 की कंसंट्रेशन ये आई 0.13 अपॉन पावर इसकी कुछ है नहीं है 0.0001 का स्क्वायर, क्लियर, एंड ये आ गया है E ऑफ सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 13 into 10⁶। फाइन, कोई दिक्कत, फंस गए, लॉग नहीं आता तो फंस गए, पर जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले लॉग पढ़ के आइए। फाइन, वी कैन इजीली कैलकुलेट इट, इट्स लाइक 7.1। फाइन, इतनी ही तेजी से आंसर आ सकता है, देखो मैंने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया, नंबर देख के उसका लॉगरिथमिक वैल्यू निकाला जा सकता है, लॉग टेबल कुछ किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, फटाक से आंसर आता है लॉग का। 0.059 अपॉन 2 इंटू ये क्या है 7.1। फाइन, सॉल्व करिए, 3.17 दिस कम्स आउट टू बी 0.21 आ जाएगा एंड दिस इज 2.96 वोल्ट। कोई भी दिक्कत, क्लियर, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की है, और तो चीज आसान ही है केमिस्ट्री के हिसाब से तो। फाइन, और कैलकुलेशन के लिए तो यार अब हमने ट्रिक सीरीज भी चालू कर दी है। फाइन, अगर आपने बेसिकली नहीं देखी है तो ट्रिक सीरीज पे जाया करिए, रात को 9 बजे का रिमाइंडर लगाइए और ट्रिक सीरीज भी जरूर पढ़ा करें। फाइन, तो ट्रिक सीरीज में हम बेसिकली कैलकुलेशन आसान करना सिखाते हैं, क्लियर। तो ये लॉग की वैल्यू निकालिए, तो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। इसका सेल रिप्रेजेंट करना था ऑक्सीडेशन को लेफ्ट साइड, रिडक्शन को राइट साइड, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। E ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल, फॉर्मूला भरा, ये जो वैल्यूज थी इनको भरा, सॉल्व किया, देन आई हैव कैलकुलेटेड इट एज 2.96 वोल्ट, यानी कि सेल पोटेंशियल, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी ये बदल गई है। क्यों बदल गई है? क्योंकि मैंने कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बदल दिया है, क्लियर। नास्ट अभी बहुत लंबा है, बहुत अच्छे टॉपिक, मतलब कह सकता हूं बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें पड़े हैं करने वाले, जो कि हमें जेई के लिए या नीट के लिए जरूरी हैं, पर हम ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक नास्ट का कल कंटिन्यू करेंगे। द रीजन फॉर दैट इज, तब तक आप पहले लॉग पढ़ के आइए, क्योंकि आपकी भी वैल्यूज फटाक से आएंगी, तब ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, क्लियर। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लॉग, और वैसे कल के क्वेश्चन में हम एंटी लॉग भी यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं पहले ही एंटी लॉग का भी लिंक दे रहा हूं। दोनों की दोनों चीजें आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ के देन हम कल मिलते हैं, नास्ट को कंटिन्यू करेंगे और पूरे हाई लेवल पे लेके जाएंगे। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।